Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए एरर्स का सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. ओके, आई थिंक 17 तक हमने कर लिया है. ओके, ये सेकेंड वाला सीरीज है. एक तो हमने एरर्स आई थिंक 60-70 तक भी हो गया. ये एरर्स का दूसरा वाला सीरीज है जिसमें हमने 17 तक कर लिया. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं 18 से. द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स. एंग्री बर्ड अपने विंग्स को, अपने पंख को फ्लैप करती है, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करती है और फिर रिटर्न होके आ जाती है. जस्ट सी द एरर देखो कहां पे. अपने वर्ब को देखो, फ्लाइज हमारा V5 है, सिंगुलर है, V5 फॉर्म में सिंगुलर है. सिंस बर्ड की बात हो रही है, एक ही बर्ड की बात हो रही है, फ्लाइज ये सिंगुलर है एंड रिटर्न्स ये भी सिंगुलर है. ठीक है, ये भी सिंगुलर है. और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे वफादार टॉपिक कौन है, कंजंक्शन है. देखो एंड से जुड़ा हुआ है, ये सिंगुलर है. ठीक है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, एंड से जुड़ा हुआ है तो इसको भी सिंगुलर होना चाहिए ना. द एंग्री बर्ड फ्लैप्स, पंख को फ्लैप करती है तो सबको सिंगुलर होना चाहिए. फ्लैप्स V5 है, ये भी V5 है, एंड से जुड़ा है, ये भी V5 है. सो द एरर इज इन ए पार्ट में एरर है. विंग्स अपना फ्लैप करती है, आगे फ्लाई करती है, फिर रिटर्न हो जाती है. नेक्स्ट वाला, हियर इज समथिंग प्रेटी दैट यू कैन वेयर ऑन द पार्टी. ठीक है, यहाँ कुछ, हियर इज समथिंग, कुछ प्रेटी है, कुछ ब्यूटीफुल है, यहाँ तक तो सही है. दैट भी सही है, जो कि आप यू के साथ कैन भी सही है, कैन के साथ V1 भी सही है. गलती कहाँ पे, ऑन द पार्टी नहीं. यू कैन वेयर इन द पार्टी, इन द पार्टी भी यूज कर सकते हो, एट द पार्टी भी. लेकिन आप एट यूज करोगे वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहे हैं. तो हियर इज समथिंग दैट यू कैन वेयर एट द पार्टी. एट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. ठीक है, ऑन नहीं होगा, ऑन द पार्टी नहीं होगा. ओके, एट द पार्टी. ही वॉज फॉर ऑल, वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार एंड बाइंग अ साइकिल. ये तो सही है, एंड से जुड़ा है, एंड कंजंक्शन है, ये आईएनजी है और एंड से जुड़ा है, ये भी आईएनजी. तो यहाँ वर्ब का कोई एरर नहीं है. एरर हमारा कुछ दूसरा है. देखो एक फ्रेज होता है, ये मैंने आपको बताया भी है, फॉर ऑल. एक तो फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए. ठीक है, एक फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए. ओके, और एक फ्रेज होता है ऑल फॉर. हाँ, फॉर ऑल का दो मतलब होता है. जस्ट अ मिनट, एक चीज और बताना है. फॉर ऑल का सबके लिए होता है एक, और एक फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ. ओके, फॉर ऑल इन स्पाइट ऑफ के सेंस में जाता है. जैसे मैंने लिखा द बुक इज फॉर ऑल. द बुक इज फॉर ऑल यहाँ किस सेंस में जा रहा है, ये जो बुक है ये सबके लिए. ये बुक हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, ये जो ऑल है ऑब्जेक्ट. किसके लिए, सबके लिए. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, ये प्रोनाउन का. और ये जो फॉर है, दिस फॉर इज अ प्रेपोजिशन. यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है. तो ये तो फॉर हो गया, यहाँ अलग है. बट एक फॉर ऑल प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है. प्रेपोजिशनल फ्रेज दो वर्ड से बना है. फॉर को मैं अकेला प्रेपोजिशन बोलूंगी. प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, दो या दो वर्ड से बना है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं. अब देखो, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर. फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अ माइजर. यहां फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ. ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, प्रेपोजिशन, मैंने इसका नाम फ्रेज बोला. अकेला फॉर सिंपली प्रेपोजिशन होता है क्योंकि ये एक ही वर्ड का है, इसको हम प्रेपोजिशन बोलेंगे. बट ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है. दो फ्रेज क्या है, दो या दो वर्ड से बना हुआ. और यहाँ फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, जब फॉर प्रेपोजिशन था तो उसका मतलब अलग निकल रहा था. फॉर का मतलब निकल रहा था सबके लिए वाला. बट ये फॉर ऑल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मीनिंग अलग है, इन स्पाइट ऑफ. देखो, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, संपत्ति के बावजूद भी वो एक कंजूस है. तो एक फॉर ऑल का मतलब इन स्पाइट ऑफ भी होता है. ठीक है, और एक वर्ड होता है ऑल फॉर. ये तो मैंने फॉर ऑल लिखा. फॉर ऑल का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद. और एक होता है ऑल फॉर. ऑल फॉर का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिटरमिन्ड हो जाना. डिटरमिन्ड हो जाना मतलब निश्चय कर लेना, मन बना लेना. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखना आप.
यहाँ अगर आपको इस फ्रेज का मीनिंग पहले से नहीं पता है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रॉन्ग कर दोगे आप। ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार, यहाँ फॉर ऑल का मतलब ये सेंस तो नहीं जा रहा ना वो सबके लिए कार सेल कर रहा था और साइकिल खरीद रहा था, ना ही यहाँ फॉर ऑल का मतलब क्या जा रहा है के बावजूद, दोनों में से कोई मतलब मीनिंग नहीं जा रहा, तो ये फॉर ऑल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, यहाँ फ्रेज की गड़बड़ी डाल दी है इन्होंने। ऑल फॉर का मतलब है मन बना लेना, उसने मन बना लिया था कि वो अपना कार सेल करके साइकिल खरीदेगा, ठीक है, तो फॉर ऑल नहीं होगा, ऑल फॉर ऑल। तो ये तो आपका एग्जाम में गलत होने के चांसेस हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको इस फ्रेज का सही मीनिंग नहीं पता, ठीक है, बट अब तो पता चल गया, अब रॉन्ग नहीं करो। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर अच्छा भी आ रहा है, स्टूडेंट्स काफी अच्छा स्कोर करके भी आ रहे हैं, 25 में 25, 25 में 24, 23, तो चलो मेंस में भी कुछ ऐसे ही करके आएंगे, 200 में 190, 190 प्लस, नॉट ओनली 190। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। आपको मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, अब ये देखना है कि आप लोग उसको रिविजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड ये भी सीखना है हाउ टू अप्लाई इन द सेंटेंसेस। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कंजंक्शन में लाइक और एज बताया था, एक तो लाइक वर्ब भी होता है, इसका मैंने बहुत पोस्टमार्टम किया था, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, और एक लाइक का मतलब के जैसा भी होता है, के जैसा, और एज का मतलब भी के जैसा, दोनों का मतलब के जैसा होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक इज अ प्रेपोजिशन, वैसे लाइक वर्ब का भी काम करता है पसंद करने के सेंस में, बट यहां मैं के जैसे के सेंस में यूज कर रही हूं, तो लाइक इज अ प्रेपोजिशन और एज इज अ कंजंक्शन। एंड आपको पता है कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, बट सबसे गद्दार टॉपिक इज प्रेपोजिशन, वो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगकर उसका रिलेशन किसी के साथ भी बना देता है। जैसे ये देखो, ही सिंग्स लाइक मी, और ही सिंग्स एज आई डू। अब दोनों में देखना है, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। लाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है, तो लाइक के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और एज के तुरंत बाद एक क्लॉज आएगा। क्लॉज किसको बोलते हैं? उपवाक्य। क्लॉज बनने के लिए क्या का कॉम्बिनेशन चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब। तो एज के तुरंत बाद एक क्लॉज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, और लाइक के तुरंत बाद एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए। देखो, ही सिंग्स लाइक मी, मी यहाँ प्रोनाउन है, और लाइक के बाद मी कोई भी नाउन प्रोनाउन चाहिए। ही सिंग्स लाइक राम, राम इज अ नाउन। अब ही सिंग्स एज आई डू ये हमारा, ये तो प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन, और देखो ये वफादार क्यों है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। अगेन आई क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और कंजंक्शन कितना वफादार है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन, ठीक है। एज के बाद हमेशा एक क्लॉज चाहिए, ठीक है, लाइक के बाद क्लॉज नहीं चाहिए, बट एज के बाद क्लॉज चाहिए। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। यहां पे देखो, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। लाइक के बाद तो हमें तुरंत नाउन प्रोनाउन चाहिए, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और डू क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और क्लॉज किसके बाद आता है? कंजंक्शन के बाद, तो लाइक नहीं होगा, एज। एंड डू एज आई डू, ठीक है, डू एज आई डू। डू लाइक आई डू नहीं होगा, अगर लाइक मी रहता तो हो सकता था। नेक्स्ट, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस एंटर्ड इनटू द रूम। एंटर के साथ इनटू नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि एंटर के साथ इनटू कब नहीं होता है? एंटर के साथ इनटू नहीं होगा कब? जब एंटर किसी प्लेस में हो रही, यहाँ पे रूम में एंटर करने की बात हो रही है, तो एंटर के साथ इनटू नहीं होगा। किसी प्लेस, जगह, ही एंटर्ड इनटू द बैंक, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द हॉल, टू नहीं होगा। बट एंटर इनटू एन अलायंस, किसी गठबंधन में एंटर करना, अलायंस इज गठबंधन। इफ यू एंटर इनटू अ डिस्कशन, किसी वार्तालाप में एंटर करना, इसके साथ इनटू होगा, क्योंकि यहाँ घुसने के सेंस में नहीं जा रहा। एंटर, किसी अलायंस में एंटर करना मतलब उस अलायंस का हिस्सा बनना, किसी वार्तालाप में एंटर करना, उस वार्तालाप का हिस्सा बनना, तो इसके साथ इनटू सही है।
इनटू एंटर के साथ इनटू रॉन्ग कब होगा? जब वो प्लेस के सेंस में जाए। ओके, तो यहां पे इनटू नहीं होगा, एरर इज इन सी पार्ट। नेक्स्ट वर्मिन, वर्मिन एक कीड़ा होता है और ये वर्मिन इज द नेम ऑफ एन इंसेक्ट, और ये जो इंसेक्ट होता है ना ये हमेशा झुंड में रहता है। आप बोलोगे मैम ये कीड़ा तो एक ही कीड़े का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ एन इंसेक्ट और सिंगुलर जाना चाहिए, बट वर्मिन इकट्ठा रहता है और ये प्लूरल का काम करता है। ये तो अभी रिसेंट किसी एग्जाम में आया हो, वर्मिन डज नहीं होगा। जैसे डियर, डियर झुंड में रहता है, शीप झुंड में रहता है, तो वो सबके साथ हम प्लूरल लगाते हैं, डू। He learned the alphabets at the age of 4. ये तो मैंने आपको नाउन में पढ़ा दिया, सारी चीजें तो पढ़ा दिया है, बड़ा प्रैक्टिस की टाइम। अल्फाबेट्स नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ नाउन में जब in certain nouns when s is added to certain nouns the meaning of that noun changes. इसे लिखा अल्फाबेट, मैंने सिंपल सा लिखा आयरन, आयरन इज लोहा, आयरन इज अ मेटल, बट आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, जंजीरें, बेड़िया, ओके, जिसको हम शैकल्स बोलते हैं, शैकल्स, चेन्स, बेड़ियां, जंजीरें, जिसको फेटर्स बोलते हैं। द प्रिजनर वॉज इन, कैदी आयरन में नहीं था, आयरन्स में था। तो देर आर सर्टेन नाउन्स जिसमें एस लगाते हो तो पूरी तरह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स, क्या डिफरेंस है? आप सोचोगे तो ये A to Z कुल मिला के 26 होता है तो प्लूरल होना चाहिए। अल्फाबेट किसको बोलते हैं? जो A to Z वाला सीरीज है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। और अलग अलग को क्या बोलोगे? ये नहीं बोलोगे A अल्फाबेट B अल्फाबेट, इसको क्या बोलोगे? A लेटर, B लेटर, C लेटर, D लेटर, और ये पूरा A to Z मिला के एक ग्रुप बना रहा है, इसी ग्रुप को हम अल्फाबेट बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे। और ये अल्फाबेट्स तो फंडामेंटल लैंग्वेज होता है। कभी कभी आप बोलते हो ना कि मुझे तो फ्रेंच का ABCD भी नहीं पता है, मुझे फ्रेंच का ABCD भी नहीं पता है, इसका मतलब है कि मुझे फ्रेंच का बेसिक भी नहीं पता है। फंडामेंटल या बेसिक लैंग्वेज, किसी चीज का बेसिक या फंडामेंटल लैंग्वेज। तो ये सेंटेंस देख लो, ही लर्न द अल्फाबेट्स, 4 साल के उम्र में ही उसने ABCD सीख ली, अल्फाबेट होगा। Although I have never seen the girl before, I recognized her at once from her photograph. Although मैंने उस गर्ल को कभी देखा नहीं था बिफोर, देखो बिफोर लगा हुआ है, और बिफोर वाला सेंटेंस अगो, ये याद रखना, अगो वाला जो सेंटेंस होता है ना, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम कैसे पता करेंगे कहाँ अगो लगेगा कहाँ बिफोर। तो जनरली ये जो अगो वाला सेंटेंस ये सिंपल पास्ट में लगता है, सिंपल पास्ट, ही केम 10 years ago। और जो बिफोर है ये पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर का यूज हम किसके साथ करते हैं? पास्ट परफेक्ट के साथ। और अगो का यूज किसके साथ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट के साथ। ठीक है, ऑल्दो, और आगे देखो ना, ऑल्दो मैंने उसे कभी देखा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैं उसको पहचान गया, ये रिकॉग्नाइज पास्ट जा रहा है। ठीक है, इसको भी आपको पास्ट रखना है, ठीक है, पास्ट रखना है। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज, और ये क्या है? सब ऑर्डिनेट, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। जैसे यद्यपि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, इतना बोल के छोड़ दिया मैंने, तो सेंटेंस का मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और आप बोलोगे कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको प्रेजेंट में बदल दे, इसको प्रेजेंट में नहीं बदलोगे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सब ऑर्डिनेट को बदलते हैं। ये हमारा मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज पास्ट में है, इसको भी और बिफोर भी लगा है ना, तो हैड होना चाहिए, हैड नेवर, हैड सीन। हैड सीन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, और बिफोर वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट लेते। देयर वॉज अ कंपेरिजन बिटवीन यू एंड ही, देखो सबसे वफादार टॉपिक, एंड में दोनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए, पैरेललिज्म होना चाहिए। ये यू कौन सा केस है? जैसे प्रोनाउन का केसेस मैंने आपको बताया है, प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पोजेसिव होता है। आपको ध्यान रखना है ये यू कौन सा केस है? ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। देयर वाज अ, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव है, एंड से जुड़ा है, इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दो, ही का ऑब्जेक्टिव हिम,
तो देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड, ही नहीं होगा, यू एंड हिम। लेकिन अगर ये सेंटेंस देखो ऐसे स्टार्ट होता, यू एक ऐसा वर्ड है जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है। इसे लिखा मैंने यू एंड आई, यू एंड आई विल डू द वर्क। अंडरस्टूड है, ये सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, आई भी सब्जेक्ट है, तो यहां यू एंड आई तो सही है। लेकिन मैंने लिखा दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई। अब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां का यू तो सब्जेक्टिव केस था, एंड से जुड़ा है, इसको भी मैंने सब्जेक्टिव रखा। लेकिन यहां तो हमारा सब्जेक्ट बुक्स हो गया, ये फॉर है, फॉर के बाद प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आता है। यहां का यू ऑब्जेक्टिव था, एंड से जुड़ा है, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव करो। बट यहां का यू ऑब्जेक्टिव नहीं था, यहां का यू वाज सब्जेक्ट। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी एक फ्रेज है, ही फ्लोड इनटू अ रेज। रेज का मतलब क्या है? रेज का मतलब है गुस्सा, मतलब एकदम वो गुस्सा हो गया, तो फ्लोड नहीं होता है, ही फ्लू इनटू अ रेज। अब ये मत सोचना कि मैम फ्लू का मतलब तो उड़ना होता है, वो गुस्से में उड़ नहीं रहा था, मतलब वो गुस्सा हो गया। ये एक फ्रेज है, ये फ्लो वाला नहीं होगा, फ्लो का मतलब तो बहना होता। ठीक है, तो हमने एरर्स को आज यहाँ तक एंड करती हूँ, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन।